प्यारे दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को जरूर दबाएं, ताकि जब भी हम कोई नई कहानी लाएं तो वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर आपको नींद नहीं आती या मन बेचैन रहता है तो ये कहानी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। तो अब अपने कमरे की सारी लाइट्स बंद कर लीजिए, आराम से लेट जाइए, अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए और अपनी सांसों को महसूस कीजिए। ना ज्यादा तेज, न बहुत धीमी, बस वैसे ही जैसे ठंडी हवा धीरे से चेहरे को छूती है। अब हर चिंता, हर सोच को एक एक करके बाहर निकाल दीजिए। आप और हम बस इस पल में हैं। अब तैयार हो जाइए, क्योंकि हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है। रात के 8:30 बज रहे थे। गांव के चौक पर वही पुराना बरगद अपनी लंबी परछाई बिछाए खड़ा था। उसकी जड़ों के पास मिट्टी कुछ ज्यादा ही खोदी हुई लगती थी, जैसे किसी ने बार बार उसे छेड़ा हो। वहीं चौक के बीचों बीच पुराने खंभे के पास एक आदमी रोज की तरह बैठा था। बूढ़ा, सफेद दाढ़ी वाला, फटी कंबल में लिपटा, चुपचाप। कोई उससे बात नहीं करता था, कोई पास नहीं जाता था। फिर भी हर शाम जब सूरज डूबता, वो ठीक उसी जगह आकर बैठ जाता, मानो किसी अदृश्य वादे का पहरा दे रहा हो। लोग कहते थे कि वह किसी का इंतजार कर रहा है। कोई कहता उसकी बेटी खो गई थी। कोई फुसफुसाता वो कभी मरा ही नहीं, बस अपने अपराध की सजा खुद काट रहा है। लेकिन सच्चाई किसी को नहीं पता थी। बस इतना मालूम था कि जब भी वो चौक पर होता, किसी न किसी के घर कोई अजीब घटना जरूर होती। रवि कई दिनों से उसे देख रहा था। उसकी उम्र मुश्किल से 25 की रही होगी। जिज्ञासु, बेचैन और थोड़ा हठी। वह गांव के मंदिर में काम करता था। आज शाम उसने तय कर लिया था कि उस बूढ़े से बात करेगा, लेकिन मन के भीतर हल्का डर था, क्योंकि कल रात उसकी बहन मीरा ने बताया था कि बरगद के पास किसी ने सीटी बजाई थी और फिर हंसी जैसी आवाज आई थी। रवि धीरे धीरे चौक की तरफ बढ़ा। मिट्टी में उसके कदमों की आवाज दब गई। बूढ़ा आदमी सिर झुकाए बैठा था। उसकी बाईं हथेली में एक पुरानी टूटी हुई घड़ी पड़ी थी, जो 7:12 पर अटकी थी। शायद वह बंद थी, लेकिन फिर भी बूढ़ा कभी कभी उस पर नजर डाल लेता, जैसे उसमें कोई संकेत छिपा हो। रवि उसके सामने जाकर खड़ा हुआ। बाबा, उसने हिम्मत करके कहा, आप रोज यहां बैठते हो, कुछ ढूंढ रहे हो? बूढ़ा हिला भी नहीं। हवा के झोंके में उसकी कंबल की सिलवट हिली। फिर धीमे स्वर में बोला, कुछ चीजें मिल जाने से पहले खोनी पड़ती हैं। रवि को समझ नहीं आया। उसने फिर पूछा, ये घड़ी बंद है क्या? बूढ़ा बोला, बंद नहीं, रुकी हुई है, किसी के लौटने तक। रवि के बदन में झुरझुरी सी दौड़ गई। उसने इधर उधर देखा। चौक लगभग खाली था। दूर से सिर्फ ढोलक की हल्की आवाज आ रही थी। किसी घर में पूजा हो रही थी। फिर भी माहौल में कुछ भारीपन था, जैसे हवा किसी पुरानी बात को दोहराना चाहती हो। कल रात बरगद के पास घंटी बजी थी, रवि बोला। कोई नहीं था वहां। बूढ़े ने उसकी तरफ देखा। पहली बार। उसकी आंखों में न रोशनी थी न अंधेरा, बस गहराई थी। घंटी तब बजती है जब किसी का डर जागता है, उसने कहा। तुम डर गए थे? मीरा डर गई थी, रवि बोला। तो ठीक है, बूढ़ा बोला। कभी कभी डर ही रास्ता दिखाता है। तुम्हारी बहन की कलाई पर छोटा निशान है? रवि चौंका। हाँ, बचपन में गिर गई थी। बूढ़ा कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, वो निशान याद रखना, जब सुइयां फिर चलेंगी वो निशान चमकेगा। रवि अब पूरी तरह उलझ गया था। कौन सी सुइयां? उसने पूछा। वही जो 7:12 पर अटकी हैं, बूढ़ा बोला। जब ये हिलेंगी तब लौटने वाला लौटेगा, लेकिन उससे पहले एक साया उठेगा जो सब कुछ उलट देगा। बरगद की जड़ों के पास हल्की सरसराहट हुई। रवि पलटा। कोई नहीं था, बस मिट्टी थोड़ी सी खिसकी हुई थी। उसने 2 कदम बढ़ाए, लेकिन बूढ़े ने हाथ उठाकर रोका। वहां मत जाना, उसने कहा। जो चीज तुम्हारे नाम नहीं लिखी, उसे छूने की कोशिश मत करो। तो क्या वहां कोई है? रवि ने पूछा। बूढ़े ने बिना भाव बदले कहा, कभी था, अब बस गूंज है। चौक के दूसरे कोने से पंडिताइन काकी गुजरी। रवि, उन्होंने पुकारा, रात गहरी हो रही है, घर जा, कल सुबह सुनना। पटवारी महेश कह रहा था कि चौक में चोर आते हैं, संभल कर रहना। रवि ने सिर हिलाया। जब वो चली गईं
उसने देखा कि बूढ़े के जूते पर सूखी कीचड़ लगी थी, वैसी जो खेतों के किनारे की नालियों से आती है। मतलब वो कहीं जाता है रात में, लेकिन कहाँ? बाबा, आप कहाँ रहते हो? रवि ने पूछा। जहाँ लोग सो जाते हैं मैं वहीं जागता हूँ, बूढ़ा बोला। रवि ने गहरी सांस ली। अगर मैं कल फिर आऊं तो आप बताओगे कि आप किसका इंतजार कर रहे हो? बूढ़ा बोला। अगर कल घंटी फिर बजी तो आ जाना, लेकिन अकेले मत आना। हवा उलटी चलेगी, उसके साथ मत चलना, बस खड़े रहना, देखना क्या लौट कर आता है। रवि अब और सवाल नहीं पूछ सका। वो उठा और घर की ओर चला गया। पीछे मुड़कर देखा, बूढ़ा अब भी उसी तरह बैठा था जैसे पत्थर में बदल गया हो। घर पहुंचकर उसने बहन मीरा को देखा। वो सोई हुई थी, पर चेहरे पर तनाव था। बाहर की हवा अजीब लग रही थी, कभी आती कभी रुक जाती। उसने दरवाजा बंद किया और चारपाई पर लेट गया। नींद आई ही थी कि बाहर से टिक टिक जैसी आवाज आई, जैसे किसी ने पत्थर पर लाठी मारी हो। रवि उठ बैठा, झांका, कुछ नहीं दिखा, लेकिन दरवाजे के नीचे से एक बारीक सा काला धागा भीतर आया हुआ था, जिसमें छोटी गांठ बंधी थी। उसने उठाकर देखा, अंदर से कोई चमक रही थी। उसने धीरे से गांठ खोली। एक बेहद छोटी धातु की चाबी थी। वो ठिठक गया, ये चाबी कहां से आई? उसी वक्त दूर से बरगद की घंटी बजी, एक बार, फिर धीरे धीरे खुद थम गई। रवि का दिल तेज धड़कने लगा। उसने जेब में चाबी रखी और खुद से फुसफुसाया, कल पता लगाऊंगा ये ताला किसका है। बाहर हवा उलटी दिशा में चल रही थी। बरगद के पत्ते भीतर की ओर हिल रहे थे और चौक की ओर देखा तो लगा बूढ़ा आदमी अब जा नहीं रहा था, बल्कि किसी के इंतजार में खड़ा था। रवि ने आंखें मूंद लीं। उसके भीतर सवालों की आंधी थी। कौन था वो आदमी? घड़ी क्यों अटकी थी? और यह चाबी किस दरवाजे की थी? पर उसे यकीन था, जवाब मिले या न मिले, वो अब उस रास्ते से पीछे नहीं हटेगा। सुबह का सूरज उगा ही था, पर गांव अब भी आधा नींद में था। गलियों में बस दूध वालों की आवाज और कुछ मुर्गों की बांग गूंज रही थी। रवि आंगन में बैठा उस छोटी धातु की चाबी को हथेली पर घुमा रहा था। उसने रात भर आंख नहीं झपकाई थी। अब भी उसके दिमाग में वही सवाल घूम रहा था, ये चाबी आई कहां से? वो जेब में रखी हुई थी, पर जैसे जैसे रवि उसे देखता, उसे लगता कि धातु की सतह हल्की सी गर्म है। उसने उसे पानी में डालकर देखा, ठंडी हो गई, पर कुछ पल बाद फिर गर्म हो गई। उसने चाबी को मिट्टी पर रखा तो उसके नीचे की मिट्टी थोड़ा काली पड़ गई। कुछ तो है इसमें, उसने बुदबुदाया। मीरा जाग गई थी। उसने भाई को देखा तो बोली, तुमने रात में कुछ सुना था? रवि ने सिर हिलाया। घंटी बजी थी मीरा, ठीक उसी वक्त जब तुम सो रही थी, और ये देखो, किसी ने हमारे दरवाजे पर ये छोड़ दिया। उसने चाबी आगे बढ़ाई। मीरा ने कांपते हाथों से चाबी ली। कहीं ये, उसने कहा, फिर रुक गई। कहीं क्या? कहीं ये उसी बूढ़े की चीज तो नहीं? रवि ने कहा, हो भी सकती है, लेकिन अब इसे छिपाना ठीक नहीं। मुझे पता लगाना ही होगा, इसका ताला कहां है। उसी वक्त बाहर से आवाज आई, अरे रवि, जल्दी निकलो, चौक में हल्ला है। पटवारी महेश की आवाज थी। वह घोड़े पर बैठा चौक की तरफ जा रहा था। रवि और मीरा दोनों बाहर निकले। गांव के लोग इकट्ठे थे। बरगद के पास मिट्टी खोदी हुई थी। किसी ने रात में जमीन कुरेदी थी। बीच में एक टूटा हुआ लकड़ी का बक्सा पड़ा था और उस पर धूल भरा कागज। महेश ने भीड़ से कहा, देखो सब, ये बक्सा चोरी का है। किसी ने चौक के नीचे कुछ छिपा रखा था और ये काम उस बूढ़े का है। मैंने कल रात उसे यहीं बैठे देखा था। भीड़ में हलचल मच गई। कौन बूढ़ा? वही जो रोज बैठता है। रवि आगे बढ़ा, आपने उसे कुछ करते देखा क्या? महेश ने आंखें सिकोड़ लीं। देखना जरूरी है क्या? वो रात दिन यहां बैठा रहता है, कुछ तो गड़बड़ है। बूढ़ा वहीं नहीं था। उसका कंबल पड़ा था और पास में टूटी हुई लकड़ी की छड़ी। रवि ने झुककर बक्से को देखा। बक्से में एक जगह छोटा सा छेद था, बिल्कुल चाबी जैसी आकृति का। उसका दिल तेज धड़कने लगा। क्या ये वही ताला है? उसने जेब से चाबी निकाली, लेकिन आसपास इतने लोग थे कि उसने कुछ नहीं किया। महेश ने कहा, आज शाम पंचायत बुलाऊंगा, इस बूढ़े को पकड़ना होगा। रवि चुप रहा, पर भीतर तय कर चुका था कि वो शाम से पहले सच पता लगाएगा। दोपहर तक गांव शांत हो गया। मीरा खाना बना रही थी और रवि ने झोला उठाया। कहां जा रहे हो?
मीरा ने पूछा। घंटा घर, रवि बोला। याद है बाबा ने कहा था हवा उलटी चलती है, आवाज लौटती है, वहां जाऊंगा, कुछ तो मिलेगा। वह अकेला निकला। दोपहर की धूप में चौक सूना था। बक्सा वहीं पड़ा था। उसने सावधानी से आसपास देखा, फिर चाबी निकाली, छेद में लगाई और जैसे ही घुमाई एक हल्की सी क्लिक की आवाज हुई। बक्सा खुल गया। अंदर लाल रंग का पुराना कपड़ा था। उसने कपड़ा हटाया तो एक डायरी निकली, लाल कवर वाली, जिसके किनारों पर मिट्टी जमी थी। रवि ने खोलकर देखा। हर पेज पर किसी का नाम और तारीख है और एक शब्द, वापसी। वो सन्न रह गया। पन्नों में उसके दादा का नाम भी था और उसके नीचे लिखा था अधूरा इंतजार। अचानक उसके पीछे से आवाज आई, कितना पढ़ लिया? रवि पलटा। वही बूढ़ा खड़ा था। उसकी आंखें अब पहले से थकी हुई नहीं लग रही थीं, बल्कि जैसे किसी को देखकर चैन मिला हो। ये आपकी डायरी? रवि बोला। बूढ़ा धीरे से मुस्कुराया। हाँ, लेकिन अब ये तुम्हारी भी है। जो लोग लौटते नहीं उनके नाम कोई तो याद रखे। तुमने चाबी पाई तो अब राज सुनना तुम्हारा अधिकार है। कौन सा राज? बूढ़ा आगे बढ़ा। हर बार जब 7-12 होता है इस गांव में कोई खो जाता है। कोई बच्चा, कोई आदमी, कोई याद, और फिर वही हवा उल्टी चलती है, वही घंटी बजती है। ये घड़ी सिर्फ समय नहीं, एक वादा है जो अधूरा रह गया। रवि ने कांपते स्वर में पूछा, तो क्या आज रात भी? बूढ़े ने सिर हिलाया। आज रात कुछ लौटने वाला है, लेकिन इस बार हवा साथ नहीं देगी, वो रुक जाएगी। तब जो लौटेगा उसे पहचानने की ताकत चाहिए होगी। अगर गलती हुई तो वही हवा सब कुछ निगल लेगी। रवि के हाथ ठंडे पड़ गए। क्या लौटने वाला है? बूढ़ा बस इतना बोला, जिसका नाम डायरी के आखिरी पन्ने पर है और वो नाम तुमसे जुड़ा है। रवि के पैरों तले जमीन जैसे खिसक गई। उसने डायरी पलटी। आखिरी पन्ने पर लिखा था, मीरा, 7-12। रवि ने सिर उठाया, पर बूढ़ा गायब था। सिर्फ बरगद के पत्ते उलटी दिशा में हिल रहे थे और हवा ने जैसे कान में कहा, आज रात लौटेगी। बरगद की पत्तियों की सरसराहट में अब एक अजीब सी बेचैनी थी। हवा सच में उलटी चल रही थी। पत्ते अंदर की तरफ झुक रहे थे, जैसे कुछ भीतर खींच रहा हो। रवि ने डायरी कसकर सीने से लगा ली। उसकी धड़कनें इतनी तेज थीं कि उसे अपनी सांसों की आवाज भी सुनाई नहीं दे रही थी। मीरा, 7-12। ये 3 शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे। क्या इसका मतलब मीरा खतरे में है, या वो ही लौटने वाली है जिसकी बात बूढ़ा कर रहा था? रात तक गांव में ये बात फैल गई कि चौक के नीचे से कोई रहस्यमयी डायरी मिली है। पटवारी महेश ने ऐलान किया कि जो भी बूढ़े के साथ मिला हुआ होगा उसे पकड़ लिया जाएगा। लेकिन रवि अब डर नहीं रहा था। उसके भीतर कोई और ही आग जल चुकी थी। वो सच्चाई जानना चाहता था। शाम हुई। सूरज ढलने से पहले ही आसमान पर अंधेरा उतर आया। बादलों के बीच चांद का हल्का टुकड़ा जैसे कांप रहा था। रवि ने डायरी, चाबी और एक छोटी लालटेन लेकर घर से निकलने की तैयारी की। मीरा ने रोका, भैया मत जाओ, रात को फिर घंटी बजेगी। रवि ने उसकी आंखों में देखा। अगर न गया तो कल सुबह शायद तेरा नाम सिर्फ इस डायरी में रह जाएगा। मीरा के होंठ कांपे, पर वो कुछ नहीं बोली। रवि चौक की ओर बढ़ा। हर कदम के साथ हवा ठंडी होती जा रही थी। घंटाघर की परछाई अब बरगद तक पहुंच चुकी थी। वहीं ठीक उसके नीचे मिट्टी में एक काली लकीर खींची हुई थी, जैसे किसी ने कुछ खींचकर दबाया हो। रवि ने लालटेन जमीन पर रखी और मिट्टी हटाने लगा। कुछ देर बाद उसे एक पुराना पत्थर मिला, जिसकी सतह पर घड़ी की सुइयां खुदी थीं और दोनों 7-12 पर अटकी हुई थीं। उसने कांपते हाथों से चाबी निकाली। पत्थर के किनारे में एक छोटा सा छेद था, वही आकार। उसने चाबी डाली, धीरे से घुमाई। एक भारी क्लिक की आवाज गूंजी और पत्थर के नीचे की जमीन धीरे धीरे हिली। मिट्टी खिसकने लगी और एक संकरी सीढ़ी दिखाई दी जो नीचे अंधेरे में उतर रही थी। रवि ने कांपते हाथों से लालटेन उठाई और नीचे उतर गया। दीवारें गीली थीं, हवा भारी थी। नीचे एक छोटा सा कमरा था, चारों तरफ पुरानी दीवारें, बीच में पत्थर की वेदी जैसी जगह, और उस पर वही टूटी घड़ी रखी थी जो बूढ़े के पास थी। पर इस बार घड़ी चल रही थी। टिक टिक टिक। सुइयां 7-11 से आगे बढ़ रही थीं। रवि के गले से आवाज नहीं निकली। उसने धीरे से फुसफुसाया, 7-12।
और जैसे ही सुइयां वहां पहुंची, कमरे में रखी घंटी अपने आप बज उठी। टन। रवि की लालटेन बुझ गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया और तभी दीवार से किसी के हल्के कदमों की आवाज आई, न बहुत भारी न बहुत धीमी, बस मानो कोई हवा में चल रहा हो। कौन है वहां? रवि चिल्लाया। एक धीमी आवाज आई। रवि। वो मीरा की थी, लेकिन मीरा तो घर पर थी। रवि ने अंधेरे में झांका। सामने दीवार पर एक धुंधली आकृति उभर रही थी, किसी लड़की की, जिसकी कलाई पर वही निशान था, पर चेहरा धुंधला। मीरा, रवि ने कांपते हुए कहा। आवाज फिर आई। 7:12 लौटने का समय है, मुझे बाहर लाओ। फिर वह आकृति मिट्टी में समा गई। रवि हड़बड़ाकर बाहर भागा। सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते उसका दिल जैसे फटने को था। ऊपर आकर उसने देखा, बरगद की घंटी अब भी बज रही थी, पर किसी हवा से नहीं, अपने आप। और चौक के दूसरी तरफ भीड़ जमा थी। लोग चिल्ला रहे थे, मीरा गायब है। रवि की सांस रुक गई। पटवारी महेश बोला, हमने देखा, वो बरगद की तरफ गई थी, फिर पता नहीं कहां गई। रवि चिल्लाया, कोई उसे छुए मत, वो जिंदा है, बस किसी ने उसे छिपा दिया है। भीड़ ने उसे घेर लिया। तू पागल हो गया है रवि, तू ही तो उस बूढ़े के साथ मिला हुआ है। रवि ने डायरी निकाली और बीच गांव में उछाल दी। इसमें सबके नाम हैं। जिस दिन घंटी बजेगी, कोई न कोई गायब होगा। आज मीरा का नंबर था। लोग पीछे हटे, पर पटवारी महेश के चेहरे पर एक अजीब मुस्कान थी, जैसे उसे पहले से सब पता हो। उसने कहा, तो तुझे भी मालूम है ये सब? फिर तू ही दोषी है। रवि ने उसकी आंखों में देखा, और वही पल था जब उसे एहसास हुआ कि महेश इस खेल का हिस्सा है। बरगद की घंटी अब और जोर से बजने लगी। हवा ठहर गई थी और दूर चौक के छोर पर वही बूढ़ा फिर दिखाई दिया, कंबल ओढ़े, चुपचाप खड़ा। लेकिन इस बार उसकी आंखों में शांति नहीं थी, डर था। रवि ने महसूस किया, अब कुछ बड़ा होने वाला है, और शायद जो लौटेगा वो सिर्फ मीरा नहीं होगी। बरगद के नीचे से हवा उलटी दिशा में बह रही थी। सूखे पत्ते पीछे की ओर उड़ रहे थे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें खींच रही हो। रवि ने चौक की मिट्टी पर पैर टिकाया और गहरी सांस ली। उसका दिल अब भी तेज धड़क रहा था। डायरी का आखिरी नाम मीरा का था और वक्त वही था, 7:12। वो घर की तरफ दौड़ा। रास्ते में लोग दिखे, पर उसने किसी से कुछ नहीं कहा। जब पहुंचा तो मीरा आंगन में कपड़े सुखा रही थी। धूप में उसकी परछाई कांप रही थीं, जैसे हवा में पानी की लहरें। रवि ने उसकी कलाई देखी, वही छोटा निशान चमक रहा था। वो डर गया। मीरा, उसकी आवाज धीमी थी। तेरी कलाई पर यह निशान पहले इतना साफ था क्या? मीरा ने भौहें चढ़ाई। क्यों पूछ रहे हो? रवि कुछ नहीं बोला, बस उसके पास जाकर बोला, आज शाम को किसी भी हालत में बरगद के पास मत जाना, चाहे कुछ भी सुनाई दे। मीरा हंसी। भैया, तुम फिर वही कहानी लेकर शुरू हो गए। वो बूढ़ा कुछ अजीब तो है, पर खतरा नहीं। रवि ने गुस्से में कहा, तुम समझती नहीं, उसकी डायरी में तेरा नाम है और लिखा है वापसी 7:12। इसका मतलब कुछ तो है। मीरा चुप हो गई। हवा में अजीब सी ठंडक थी। बरामदे की दीवार पर टंगी घड़ी ने धीरे से टन किया, 4:30। शाम ढलने लगी। आसमान में बादल थे। रवि चौक पहुंचा। वहां पंचायत की तैयारी चल रही थी। पटवारी महेश, प्रधान श्यामलाल और गांव के कुछ लोग, सबके चेहरों पर चिंता थी। महेश ने ऊंची आवाज में कहा, हमने बूढ़े को बरगद के पास देखा है। कल किसी ने फिर जमीन खोदी। ये सब उसी का खेल है। आज अगर वो दिखे तो बांध देना। रवि चुपचाप किनारे खड़ा रहा। तभी किसी ने कहा, देखो वो आ गया। बूढ़ा आदमी बरगद के पीछे से धीरे धीरे निकला। उसके हाथ में वही टूटी छड़ी थी। उसने भीड़ की ओर देखा, कुछ नहीं बोला। महेश बोला, अब बोल, तू क्या कर रहा है यहां? बूढ़े ने शांत स्वर में कहा, जिसका नाम पुकारा जा रहा है वो लौटने वाला है। मैं बस रास्ता साफ कर रहा हूं। झूठ! प्रधान चिल्लाया, तू किसी आत्मा का खेल दिखा रहा है। रवि बीच में बोला, रुको। सबकी नजरें उसकी तरफ मुड़ी। अगर वो सच कह रहा है तो आज रात पता चल जाएगा, लेकिन अगर झूठ है तो तुम्हें कुछ भी पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हवा खुद जवाब दे देगी। भीड़ बड़बड़ाई। बूढ़े ने सिर्फ रवि को देखा और उसकी नजर में थकान नहीं थी, जैसे वो यहीं पल चाहता था। ठीक है, उसने कहा, आज रात जब घड़ी 7:12 दिखाएगी तब सच्चाई अपने आप सामने आएगी।
लेकिन जो देखने जाएगा वो लौट भी सकता है या नहीं भी। लोग डर गए, कोई कोई पीछे हट गया। महेश ने धीरे से कहा, हम देखते हैं। रात आई, हवा बिल्कुल थम गई थी, पत्ते तक नहीं हिल रहे थे। रवि ने मीरा को कमरे में बंद कर दिया और खुद बरगद के पास गया। चौक सुनसान था। बूढ़ा पहले से वहां बैठा था, उसकी घड़ी जमीन पर रखी थी। सुइयां हिलने लगीं। 7:10, 7:11। रवि के पसीने की बूंदें ठंडी मिट्टी में गिर रही थीं। अचानक घड़ी की सुई ने 7:12 पार किया। घंटी अपने आप बजी और उसी क्षण हवा उलटी दिशा में चली, इतनी तेज कि मिट्टी उड़ गई, पत्ते आसमान में घूमने लगे। बूढ़ा उठा, उसकी चादर उड़ रही थी। उसने रवि से कहा, अब जो लौटेगा उसे पहचानना तुम्हारा काम है। ध्यान से देखो। बरगद के नीचे जमीन कांपी, वहां मिट्टी फटने लगी। अंदर से हल्की रोशनी निकली, जैसे कोई दीपक बुझते बुझते फिर जल गया हो। रवि ने घबराकर पीछे कदम लिया, पर बूढ़े ने कहा, मत भागो, नहीं तो वो फिर चली जाएगी। रवि ने देखा, उस रोशनी के बीच एक धुंधली आकृति बन रही थी। वो धीरे धीरे साफ हुई और फिर जैसे उसकी सांस रुक गई। वो मीरा जैसी दिख रही थी, पर उसकी आंखें खाली थीं, चेहरा निर्विकार। मीरा, रवि चिल्लाया, पर आवाज जैसे हवा में अटक गई। बूढ़ा आगे बढ़ा, उसकी आंखों में आंसू थे। ये वही है, लेकिन पूरी नहीं। आकृति ने धीरे से सिर उठाया और आवाज आई, 7:12, अधूरा वादा। इतना कहकर वो मिट्टी में झिलमिलाती रोशनी में बदलने लगी। रवि ने दौड़कर उसका हाथ पकड़ लिया। उस हाथ पर वही निशान था, बचपन वाला। हवा रुक गई, बरगद की घंटी थम गई और बूढ़ा धीरे से जमीन पर गिर पड़ा। रवि ने पीछे देखा, घड़ी अब 7:13 दिखा रही थी और वही पल कहानी का नया मोड़ लेकर आया, क्योंकि जब उसने घर की तरफ देखा, खिड़की पर कोई और खड़ा था और वो भी मीरा थी। रवि वहीं खड़ा रह गया, सांसें तेज, आंखें खुली, दिमाग सुन्न। बरगद के नीचे जिस आकृति का हाथ उसने पकड़ा था वो गायब हो चुकी थी। जमीन पर बस हल्की सी राख जैसी धूल रह गई थी। लेकिन जब उसने सिर उठाया, घर की खिड़की में कोई खड़ा था, वही चेहरा, वही आंखें। मीरा, मीरा! वह चीखा और घर की ओर दौड़ा। हर कदम पर उसे लग रहा था कि जमीन कांप रही है। चौक के लोग अब गायब थे। हवा में बस झूलती घंटी की सूखी आवाज रह गई थी। जब वो घर पहुंचा तो दरवाजा आधा खुला था, भीतर अंधेरा था। मीरा! उसने पुकारा। अंदर से वही धीमी आवाज आई, भैया! उसने भीतर कदम रखा। लालटेन की रोशनी में मीरा खड़ी थी, चेहरा थका हुआ पर आंखें स्थिर। कहाँ थी तू? रवि ने कांपते हुए पूछा। यहीं थी, मीरा बोली। तुम क्यों ऐसे देख रहे हो? तू यहीं थी तो बरगद के नीचे वो कौन था? क्या? मीरा ने हैरानी से कहा। मैं तो कमरे में बंद थी, तुमने ही तो कहा था बाहर मत जाना। रवि पीछे हट गया। नहीं, तू घर में नहीं थी, मैंने तेरा हाथ पकड़ा था और वो गायब हो गया। मीरा के चेहरे पर उलझन थी। भैया, तुम ठीक तो हो? शायद डर के मारे कुछ देख लिया। रवि ने गहरी सांस ली, पर मन में उथल पुथल थी। वह झूठ नहीं देख सकता था। जो कुछ बरगद के नीचे हुआ वह सपना नहीं था। अचानक दरवाजे पर खटखटाहट हुई। थक थक। रवि ने झांका, वही बूढ़ा आदमी खड़ा था। बाबा! रवि लगभग चिल्ला पड़ा। आप वहां थे, आपने देखा ना वो आकृति कौन थी? बूढ़ा अंदर आया, उसके चेहरे पर थकान थी, आंखों में भारीपन। देखा बेटा, पर जो तूने देखा वो मीरा नहीं थी। मतलब? रवि चौंका। वो उसकी परछाई थी, बूढ़ा बोला। जो लौट आई है वो मीरा का अतीत है, अधूरी आत्मा जो 7:12 पर रुक गई थी। मीरा डर से पीछे हटी। आप क्या कह रहे हैं? बूढ़े ने धीमे स्वर में कहा। सालों पहले इस गांव में एक लड़की थी, मीरा जैसी ही, उसी निशान के साथ। उस रात जब 7:12 पर घंटी बजी थी, वो बरगद के नीचे खेल रही थी और फिर कभी नहीं मिली। तब से हर 7वें साल कोई एक आत्मा लौटने की कोशिश करती है। रवि के हाथ कांप गए। तो आप ये सब रोक क्यों नहीं देते? बूढ़ा बोला। क्योंकि मैं ही उसका पहरेदार हूं। मैंने वादा किया था कि जब वो लौटेगी मैं उसे सही घर तक पहुंचाऊंगा, पर इस बार कुछ बदल गया है। हवा रुक गई थी, इसका मतलब चक्र टूट रहा है। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। आप कह रहे हैं वो मेरी जैसी दिखने वाली कोई और है? बूढ़ा धीरे से सिर हिलाया। वो तेरी ही आत्मा का अधूरा हिस्सा है। वो तब की मीरा थी जब तू इस रूप में जन्म नहीं ली थी। कमरे में सन्नाटा फैल गया।
दीवार की घड़ी ने टक की आवाज की। 7:45 हो चुके थे। रवि ने कहा, अब क्या होगा? बूढ़ा बोला, अगर वो परछाई पूरी हो गई तो तू खो जाएगी। 2 आत्माएं एक शरीर में नहीं रह सकती। तू उसे पहचानने से पहले रोक ले, वरना वो जगह ले लेगी और फिर वो ही जिएगी। मीरा कांप उठी, कैसे रोकूं उसे? जब अगली बार हवा उलटी चले, बूढ़ा बोला, तो उस दिशा में मत देखना, बस अपनी आंखें बंद रखनी। जो लौटना चाहता है उसे रास्ता मत देना। इतना कहकर बूढ़ा बाहर चला गया। रवि और मीरा खिड़की तक आए। बाहर बरगद के पत्ते स्थिर थे, लेकिन अचानक एक पत्ता पीछे की तरफ उड़ गया। उलटी हवा फिर चल पड़ी। मीरा डर गई। भैया! रवि ने उसका हाथ थाम लिया। आंखें बंद कर, उसने कहा। पर तभी बाहर से वही घंटी बजने लगी, टन्नन टन्नन, हर बार पहले से ज्यादा भारी। मीरा ने धीरे से पलकें खोली और वहां खिड़की के बाहर वही आकृति खड़ी थी। वो मुस्कुरा रही थी, धीमे भयावह ढंग से। रवि ने झट से खिड़की बंद की। अंदर अंधेरा छा गया। मीरा कांपते हुए बोली, वो अब भी वहीं है। रवि ने दरवाजे की ओर देखा। छाया दीवार पर धीरे धीरे भीतर खिसक रही थी, जैसे हवा उसे धकेल रही हो। अगर ये अंदर आई, रवि बोला, तो हम दोनों नहीं बचेंगे। मीरा ने धीरे से पूछा, फिर क्या करें? रवि ने टूटी आवाज में कहा, बाबा ने कहा था हवा को उलटना पड़ेगा, हमें खुद उसका रास्ता बदलना होगा। बाहर की घंटी अब नहीं बज रही थी, लेकिन हवा अब अंदर आ रही थी, दीवारों की दरारों से, जैसे कोई सांस ले रहा हो। रवि ने लालटेन उठाई और कहा, अब या तो वो जाएगी या हम। कमरा ठंडा पड़ गया था। लालटेन की लौ कांप रही थी, जैसे किसी ने उस पर फूंक मारी हो। हवा की दिशा उलटी हो चुकी थी। दीवारों की दरारों से ठंडी सांसें अंदर आ रही थीं। मीरा ने रवि का हाथ कसकर पकड़ लिया। भैया, वो फिर आएगी ना? रवि ने जवाब नहीं दिया। उसकी नजर दरवाजे पर थी। हर 2 सेकंड बाद दरवाजे की छाया हल्की हिलती, जैसे बाहर कोई चल रहा हो। बाहर से फिर घंटी की एक धीमी आवाज आई, टन, और उसी के साथ हवा रुक गई। सब कुछ शांत। रवि ने लालटेन उठाई और दरवाजे की ओर बढ़ा। पीछे रहना, उसने कहा। दरवाजा धीरे से खोला। बाहर कोई नहीं था, पर जमीन पर राख जैसी हल्की परत बिछी थी और उसके बीचों बीच पैरों के निशान, नंगे पैरों के। वो बरगद की तरफ जा रहे थे। मीरा बोली, भैया मत जाओ। रवि ने कहा, अगर आज नहीं गया तो कल वो खुद यहां आएगी। उसने लालटेन उठाई और बाहर निकल गया। रात भारी थी, हवा ठंडी थी, लेकिन अब उसमें गंध थी, मिट्टी, राख और कुछ जलने जैसा। बरगद के नीचे वही बूढ़ा बैठा था, पर इस बार उसकी आंखें बंद थीं। सामने मिट्टी पर घड़ी पड़ी थी और उसके चारों ओर राख का गोला बना था। रवि ने धीरे से पुकारा, बाबा। बूढ़े ने आंखें खोली। उनमें नीली परछाई चमक रही थी। तू आ गया? बूढ़ा फुसफुसाया। अच्छा किया, हवा अब तुझसे जवाब मांगने वाली है। क्या मतलब? रवि ने पूछा। बूढ़ा बोला, हर इंसान के भीतर एक हिस्सा ऐसा होता है जो कभी मरता नहीं। वो तब लौटता है जब कोई वादा अधूरा रह जाए। तुम्हारी बहन उस अधूरे वादे का हिस्सा है। उसे बचाना है तो खुद को रोकना होगा। रवि उलझ गया। मैं खुद को कैसे रोकूं? बूढ़ा बोला, जब तू उसे देखे तो जवाब मत देना। आवाज चाहे कैसी भी हो, आंखें बंद रखनी। अगर तूने पलट कर देखा तो वो तेरी आवाज ले लेगी और फिर तेरी पहचान मिट जाएगी। रवि ने डरते हुए पूछा, और अगर मैंने नहीं देखा? तो हवा उसका रास्ता भूल जाएगी और वो हमेशा के लिए चली जाएगी। बूढ़ा बोला। इतना कहकर उसने अपनी कंबल से एक काला धागा निकाला, वही जैसा रवि को पहली बार मिला था। ये बांध ले अपनी कलाई पर। जब हवा उलटी चले तो इस पर ध्यान रखना। अगर धागा खुल जाए, भाग जाना। रवि ने धागा बांध लिया। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। अचानक बरगद के पत्ते हिले। हवा लौट आई थी। घड़ी ने टिक किया। 7:12। घंटी खुद बजी। बूढ़े ने सिर उठाया, अब कोई बीच में मत बोलना। पर देर हो चुकी थी। हवा ने मिट्टी उड़ाई और उसके बीच वही आकृति उभरी, लड़की जैसी, पर चेहरा धुंधला। वो धीरे धीरे साफ हुई। मीरा। रवि के मुंह से निकल गया। बूढ़े ने चिल्लाया, देख मत। पर रवि ने देख लिया। वो चेहरा वही था, मीरा का, लेकिन आंखों में अंधेरा था, आवाज में ठंडक। भैया, उसने पुकारा, तुमने कहा था मैं लौट आऊं।
रवि पीछे हट गया। तू कौन है? तुम्हारा वादा, आकृति बोली, जिसे तुमने पूरा नहीं किया। रवि कांप गया। मैंने कोई वादा नहीं किया। किया था, वो धीरे बोली। बरगद के नीचे बचपन में, जब तुमने कहा था अगर मैं डर जाऊं तो तुम वापस आओगे। आज मैं लौट आई हूं, अब तुम कहां जाओगे? उसकी आंखों से धुआं निकलने लगा। हवा घूमी और धागा रवि की कलाई से खुल गया। बूढ़ा चीखा, भाग अभी। रवि ने घड़ी उठाई, लेकिन वो पिघल रही थी। हवा इतनी तेज हुई कि पेड़ झुक गया। राख का गोला फट गया। रवि ने पीछे देखा, पर वहां कोई नहीं था। सिर्फ बूढ़ा जमीन पर पड़ा था। उसकी सांसें टूटी टूटी चल रही थीं। बाबा, रवि झुका। बूढ़े ने धीमे से कहा, अब वो तेरे घर जाएगी। क्या? तेरे घर? रवि ने पीछे देखा। उसकी आंखों में बरगद की परछाई झिलमिला रही थी और उस पर दूर से दिखाई दी मीरा की आकृति, जो अब धीरे धीरे घर की ओर बढ़ रही थी। रवि का दिल डूब गया। वह दौड़ा, मिट्टी उछली, पत्ते उड़ गए। हर सांस में बस एक ही शब्द गूंज रहा था, मीरा। रवि मिट्टी में फिसलता हुआ भागा। उसकी सांसें टूट रही थीं, पर पैर रुक नहीं रहे थे। सामने उसका घर दिखाई दे रहा था और खिड़की के अंदर हल्की रोशनी थी। मीरा अंदर थी, या शायद वो नहीं थी। वो दरवाजे पर पहुंचा। हाथ कांप रहे थे। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, हवा का झोंका अंदर गया। लालटेन बुझ गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। मीरा, उसने पुकारा। कोई जवाब नहीं। कमरे में सन्नाटा, बस दरवाजे की लकड़ी की कराह और उसकी अपनी सांस की आवाज। वो धीरे धीरे भीतर बढ़ा। हर कदम के साथ लकड़ी चरमराती। दीवार पर लगी पुरानी घड़ी 7:45 दिखा रही थी। वही टूटी हुई सुई, वही धीमी टिक टिक। अचानक कोने से आवाज आई, भैया। रवि पलटा। लालटेन की रोशनी में एक चेहरा चमका, मीरा का, पर आंखें अजीब थीं, बिल्कुल काली। मीरा। रवि की आवाज कांप गई। तू ठीक है ना? वो मुस्कुराई, पर वो मुस्कान उसकी बहन की नहीं थी। तुम देर कर दिए। क्या? मैं बहुत देर से इंतजार कर रही थी। उसकी आवाज में धातु जैसी गूंज थी, जैसे दो आवाजें एक साथ बोल रही हों। रवि पीछे हटा। तू वही नहीं है। वो धीमे धीमे आगे बढ़ी। पैर जमीन को छू भी नहीं रहे थे। मैं वही हूं, बस अब पूरी हो गई हूं। रवि को बूढ़े की बात याद आई। अगर उसने तुझे देखा तो वो तेरी पहचान ले लेगी। वो बोला, पीछे हट जा। क्यों? उसने कहा, तुमने तो वादा किया था, डरोगे नहीं। मैंने कोई वादा नहीं किया था बरगद के नीचे, जब मैंने कहा था अगर मैं डर जाऊं तो तुम लौट आना। अब मैं लौट आई हूं। रवि का दिमाग घूम गया। ये बात उसने सच में बचपन में कही थी, पर तब वो बच्चा था। मीरा 5 साल की थी और उसने मजाक में कहा था, अगर मैं डर गई तो तुम आना भैया। तो क्या ये सच में वही वादा था? वो लड़की अब बहुत पास आ चुकी थी। उसका चेहरा अब मीरा से बिल्कुल मिलता था। बस उसकी आंखों में कुछ खाली था, जैसे वहां कोई नहीं रहता। वो बोली, अब बारी तुम्हारी है लौटने की। रवि पीछे हटते हुए दरवाजे से टकराया। उसके पीछे ठंडी हवा घूम रही थी। अचानक वही बूढ़ा दरवाजे पर आ खड़ा हुआ, थका हुआ, लेकिन आंखों में चमक। रुको, उसकी भारी आवाज गूंजी। रवि, कुछ मत बोलना। वो आकृति रुकी, फिर धीरे से मुड़ी। बूढ़े, वो फुसफुसाई। तू फिर आ गया। बूढ़े ने कहा, तू अब जा, ये तेरा ठिकाना नहीं। मैं लौट आई हूं, वो बोली। हर बार तूने मुझे रोका, लेकिन अब वो खुद बुला चुका है। वादा उसका था, सजा मेरी क्यों? रवि की आंखों में डर था। बाबा, क्या करूं? बूढ़ा बोला। कुछ नहीं, बस पीछे मत देखना। वो आकृति घूमी और मीरा के कमरे की तरफ बढ़ी। दरवाजा अपने आप खुला। अंदर असली मीरा थी, बिस्तर पर बैठी, कांपती हुई। उसने दोनों हाथ जोड़े। भैया। रवि दौड़ा, पर बूढ़े ने उसका हाथ पकड़ लिया। रुको, अब जो भी होगा वो दोनों के बीच होगा। अंदर 2 मीरा आमने सामने थीं। एक रो रही थी, दूसरी मुस्कुरा रही थी। तू झूठी है, असली मीरा बोली। नहीं, दूसरी बोली। मैं तू हूं जो 7:12 पर छूट गई थी। अचानक हवा का तेज झोंका अंदर आया। दीवारों पर दरारें पड़ी। घड़ी की सुइयां घूमने लगीं। 7:12, फिर पीछे गईं। 7:11, फिर 7:10। बूढ़ा चिल्लाया, चक्र उलट रहा है। रवि ने दरवाजा पकड़ लिया ताकि वो उखड़ न जाए। अंदर दोनों मीरा अब धुंधली हो रही थीं। एक चीख रही थी, दूसरी हंस रही थी। बूढ़े ने अपनी छड़ी जमीन पर मारी, थक, और सब कुछ थम गया। हवा रुक गई।
घंटी अब नहीं बज रही थी। रोशनी वापस आई। रवि ने अंदर झांका। बिस्तर पर बस एक मीरा थी, आंखें बंद, सांस धीमी। बाबा, रवि ने कहा। कौन सी? बूढ़ा चुप रहा। उसने बस कहा, जिसने आंखें झपकाई वही रही। रवि झुका, मीरा की नब्ज पर हाथ रखा। वो धड़क रही थी। उसने राहत की सांस ली। अब सब खत्म? बूढ़ा धीमे बोला, खत्म नहीं, बस एक चक्र रुक गया है, लेकिन अगर उसने एक बार लौट कर देखा तो फिर सब शुरू होगा। रवि ने मीरा का सिर अपनी गोद में रखा। उसके माथे पर वही निशान हल्का चमक रहा था। बाहर बरगद के पत्ते फिर हिले और घंटी ने बहुत धीमे, लगभग अनसुनी आवाज में खुद बजना शुरू किया। टन टन टन। रवि ने सिर उठाया। बूढ़ा गायब था। सुबह की पहली किरणों के साथ चौक फिर से वैसा ही शांत दिख रहा था, पर अब हवा अलग थी। बरगद के पत्ते स्थिर थे, जैसे रात की सारी बेचैनी मिट्टी में दफन हो गई हो। रवि बरामदे में बैठा था। सामने मीरा अब भी सोई थी। उसके माथे का निशान अब हल्का पड़ गया था, लेकिन उसके होंठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी, न डर की न राहत की, बस अनजानी। रवि को नींद नहीं आई थी। हर बार जब वो आंखें बंद करता, उसे वही धुंधली आकृति दिखती जो मीरा जैसी थी पर थी नहीं। उसने खुद से कहा, अगर बूढ़ा सच बोल रहा है तो ये कहानी सिर्फ मेरे घर की नहीं, पूरे गांव की है। वो उठा और बाहर निकला। चौक सुनसान था। बूढ़ा वहां नहीं था, लेकिन जमीन पर उसकी लकड़ी की छड़ी पड़ी थी। पास ही मिट्टी में किसी ने कुछ लिखा था, तीसरा कागज। रवि के हाथों से पसीना निकल आया। उसे याद आया, बूढ़े ने पहले कहा था, 3 कागज हैं, तीसरा गायब है। उसने मिट्टी खोदी। नीचे एक छोटा टीन का डिब्बा था। उसने सावधानी से खोला। अंदर एक कागज था, नमी से आधा सड़ा हुआ। उसने खोलने की कोशिश की, पर उस पर की स्याही धुंधली थी। बस कुछ शब्द पढ़े जा सकते थे। 7वां साल, वही समय। जिसने लौटना है उसे रोको नहीं। रवि सन्न रह गया। तो ये सब हर 7 साल में होता है, वही 7-12, वही लौटने वाला समय। उसने सोचा, पर क्यों मैं, क्यों मीरा? वो बूढ़े को ढूंढने निकला। गांव के हर मोड़ पर पूछा, मंदिर, तालाब, खेत, लेकिन कहीं कोई नहीं मिला। बस एक बूढ़ी औरत ने कहा, अरे वो तो 20 साल पहले मर गया था बेटा। अब कौन बूढ़ा देख लिया तूने? रवि के पैरों तले जमीन खिसक गई। 20 साल पहले? हाँ, औरत बोली। उसका नाम था गजानन, चौकीदार था घंटा घर का। एक रात वहीं घंटी बजी थी और उसके बाद वो भी गायब हो गया। रवि पीछे हट गया। उसे याद आया, उस आदमी ने कहा था, मैं पहरेदार हूं। तो क्या वो असली नहीं था, कोई आत्मा? वो चौक पर लौटा। मिट्टी में अब भी वही शब्द, तीसरा कागज। उसने चारों ओर देखा, बरगद, घंटा घर और वो घड़ी जो अब टूटी हालत में पड़ी थी। उसकी सुइयां फिर 7-12 पर थीं। वो बोला, तू कौन है बूढ़े? हवा ने हल्की सरसराहट की, जैसे किसी ने फुसफुसाकर कहा, जो लौटने वालों की रखवाली करे वो खुद लौट नहीं पाता। रवि कांप गया। उसने जेब से ताबीज निकाला, वही जो कभी मीरा को मिला था। उसने उसे खोला। अंदर फिर वही छोटी चाबी थी। तो क्या एक और दरवाजा है? उसने खुद से कहा। उसने घंटा घर की तरफ देखा। पुरानी टूटी सीढ़ियां और जंग लगा दरवाजा। वो चढ़ गया। अंदर अंधेरा था। दीवारों पर घोंसले और धूल। बीच में लोहे की घंटी लटक रही थी। वो भारी थी, लेकिन हिल भी नहीं रही थी। उसने चारों ओर देखा। दीवार के नीचे पत्थर की एक तख्ती थी, जिस पर खुदा था, गजानन चौकीदार, सन 1964। रवि पीछे हट गया। तो ये वही था, वो आदमी जो रात में चौक पर बैठता था। मर चुका था, लेकिन अगर वो मरा था तो हर शाम वो आता कैसे था? रवि का गला सूख गया। अचानक उसे हवा में वही फुसफुसाहट सुनाई दी। 7वां साल, आखिरी चक्र। वो पीछे मुड़ा। घंटी खुद हिली। टन। आवाज पूरे गांव में गूंज गई। नीचे घर की तरफ से किसी के चीखने की आवाज आई। वो मीरा थी। रवि बिना सोचे दौड़ा। सीढ़ियां छलांगते हुए नीचे आया। घर के बाहर भीड़ जमा थी। सब चिल्ला रहे थे, मीरा पर कुछ उतर आया है। वो अंदर गया। मीरा जमीन पर थी, आंखें खुली हुई, शरीर अकड़ा हुआ। मीरा। रवि ने उसे उठाने की कोशिश की, पर उसकी त्वचा बर्फ जैसी ठंडी थी। उसने फुसफुसाकर कहा, वो वापस आ गई है। कौन? रवि चिल्लाया। दूसरी मैं। फिर उसकी सांस थम गई। रवि चिल्लाया, नहीं। भीड़ पीछे हट गई।
कोई कुछ नहीं बोला। बाहर हवा फिर उलटी चली। बरगद के पत्ते अंदर की तरफ हिल रहे थे। रवि ने देखा, खिड़की पर वही आकृति खड़ी थी जो अब मुस्कुरा रही थी। वो वही थी, वही चेहरा, वही निशान, बस आंखें अलग थीं। अब उनमें मीरा की नहीं, किसी और की आत्मा थी। रवि की नजर उस खिड़की पर अटक गई। बाहर वही चेहरा था, उसकी बहन मीरा का। वही बाल, वही हल्की मुस्कान, वही निशान कलाई पर वो मुस्कान ठंडी थी, मानो किसी ने उसे सीखा हो, महसूस नहीं किया। भीड़ पीछे हट गई। लोग फुसफुसा रहे थे। काली परछाई उतर आई है। रवि को अब किसी की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। उसके कानों में बस घंटी की गूंज थी। 7:12, वही ध्वनि, वही डर। उसने दरवाजा खोला। खिड़की के पास जो आकृति खड़ी थी वो धीरे धीरे भीतर चली आई। मीरा। रवि की आवाज टूटी। वो मुस्कुराई। भैया, अब सब ठीक है, मैं वापस आ गई हूं। उसके बोलने का ढंग अजीब था। हर शब्द के बीच एक सांस जैसी दरार, जैसे दो जुबानें एक साथ बोल रही हों। रवि पीछे हट गया। तू मर चुकी थी। मरी नहीं थी, वो बोली, बस अटक गई थी 7:12 पर। रवि के बदन में सिहरन दौड़ गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मीरा, मैं जानता हूं तू वहीं थी, मैंने तुझे जाते देखा था। हाँ, वो बोली, और तूने वादा किया था अगर तू डर गई तो मैं लौट आऊंगा, लेकिन तू नहीं आया, इसलिए मुझे खुद लौटना पड़ा। उसने हाथ बढ़ाया, पर उसकी उंगलियां ठंडी थीं, जैसे बर्फ की बनी हो। रवि ने डरते हुए पीछे कदम लिया। नहीं, तू मीरा नहीं है। तो कौन हूं मैं? उसने फुसफुसाया। जिसे तूने छोड़ा वही हूं, बस अब अधूरी नहीं। उसी वक्त पीछे से किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। थक थक। रवि मुड़ा। दरवाजे के उस पार वही बूढ़ा खड़ा था। उसकी आंखें सूनी थीं, पर आवाज अब तेज। रवि, ये तेरी बहन नहीं है, ये वही है जो हर 7वें साल लौटती है, अधूरी आत्मा। अगर अब तूने उसे पहचान लिया तो ये तेरा नाम ले लेगी। पर मैं क्या करूं? रवि चिल्लाया। बूढ़ा बोला, तू याद कर, घड़ी कहां रुकी थी? 7:12। तो उसे वहीं रोकना होगा, वरना ये वक्त उलट जाएगा और तू भी उसी चक्र में बंध जाएगा। वो आकृति हंसने लगी। बूढ़े, हर बार तू यही कहता है, पर हर बार मैं लौट आती हूं। तू पहरेदार है, पर मैं याद हूं, और याद को मारा नहीं जा सकता। रवि ने दरवाजे की ओर देखा। बूढ़ा कुछ बोलने ही वाला था कि हवा ने दरवाजा पटक दिया। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। अब बस 2 आवाजें थीं, रवि की सांस और उस परछाई की हंसी। मीरा, रवि ने धीरे से कहा, अगर तू सच में मेरी बहन है तो मेरी बात मान ले, रुक जा। वो बोली, भैया, मैं तब रुक गई थी, अब तू रुक। वो आगे बढ़ी और उसकी परछाई दीवार पर फैलने लगी, इतनी लंबी कि उसने पूरी दीवार ढक ली। रवि का कंधा कांपने लगा। उसे बूढ़े की बात याद आई, पीछे मत देखना। लेकिन अब वह सीधे उसके सामने थी। उसने उसकी ओर देखा और उसी पल घड़ी की सुई अपने आप घूमी। 7:12। घंटी अपने आप बजी। बाहर हवा का रुख बदल गया। पत्ते बरगद से टूटकर ऊपर उड़ने लगे, जैसे उल्टी दिशा में जा रहे हों। घर की दीवारें थरथराने लगीं। मीरा की आंखों से धुंधली नीली रोशनी निकली और वो बोली, अब कोई लौटेगा नहीं। रवि ने कांपते हाथों से जेब में से वही चाबी निकाली, वही जो ताबीज से मिली थी। अगर ये वक्त को खोल सकती है, उसने बुदबुदाया, तो इसे बंद भी कर सकती है। उसने चाबी उठाई और दीवार पर लगी घड़ी के छेद में ठोक दी। क्लिक। सारी आवाजें थम गईं। घड़ी की सुई वहीं जम गई। 7:12। हवा थम गई। घंटी ने एक बार आखिरी बार बजी। टन। फिर शांत। रवि ने धीरे से देखा। मीरा की आंखें बंद थीं। उसका चेहरा शांत था। वो जमीन पर बैठ गई, सिर नीचे झुका हुआ, जैसे सो गई हो। रवि ने कांपते हुए उसका सिर उठाया। मीरा, उसने बहुत हल्के से कहा, भैया, मुझे डर नहीं लग रहा अब। फिर उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आई और उसकी सांस स्थिर हो गई। रवि के गाल पर आंसू गिरे, लेकिन इस बार हवा नहीं चली। बरगद शांत था। उसने धीरे से कहा, अब लौटना मत। वो उठा, बाहर आया। चौक में सूरज की पहली रोशनी गिर रही थी। बरगद की जड़ के पास मिट्टी पर 2 नाम खुदे थे, मीरा और गजानन। रवि समझ गया, यही कहानी का आखिरी चक्र था और बूढ़ा अब अपना पहरा छोड़ चुका था। वो चाबी उसके हाथ से फिसलकर मिट्टी में गिर गई और धीरे धीरे खुद गायब हो गई। बरगद की घंटी अब नहीं बजेगी, लेकिन हवा
अब भी हल्की सी उलटी चलती थी, मानो किसी ने कहा हो। वादा पूरा हुआ। बरगद के नीचे अब शांति थी। हवा स्थिर, मिट्टी ठंडी और आसमान में हल्की रोशनी। रवि चौक पर अकेला बैठा था। उसके कपड़े मिट्टी में सने थे, चेहरा थका हुआ, आंखों के नीचे गहरी रेखाएं, लेकिन अंदर अब कोई डर नहीं था। उसके पास वो पुरानी घड़ी पड़ी थी, 7:12 पर जमी हुई। वही वक्त जिसने उसकी जिंदगी बदल दी थी। उसने धीरे से घड़ी उठाई और कहा, अब रुक जा। पर घड़ी की सुइयां जैसे हल्का सा कांप गईं और उसी क्षण हवा में फिर वही बूढ़ी आवाज गूंजी, रुकना आसान है बेटा, पर अधूरा वादा कभी नहीं रुकता। रवि ने ऊपर देखा। सामने वही बूढ़ा गजानन खड़ा था, पर इस बार उसका रूप बदल गया था। चेहरा शांत था, आंखों में दुख नहीं, बस सुकून। तुम, रवि बोला, तुम तो मर चुके थे। गजानन मुस्कुराया। मरना और रुकना अलग बातें हैं। मैं तब तक रुक नहीं सकता था जब तक 7:12 का चक्र पूरा ना हो जाए। रवि की आंखें भर आईं। मीरा, वो अब मुक्त है, गजानन ने कहा। उसकी आत्मा 2 हिस्सों में बंट गई थी, एक जो डर के साथ रह गई और एक जो आगे बढ़ गई। तूने वो चक्र तोड़ दिया, अब दोनों एक हो गईं। रवि ने गहरी सांस ली। तो ये सब हर 7 साल में क्यों होता था? गजानन ने जमीन पर बैठते हुए कहा, कभी इस गांव में एक पाप हुआ था। किसी मासूम की जान उस घंटाघर की दीवार में दफन कर दी गई थी ताकि गांव पर आई महामारी रुके। तब से हर 7वें साल उसकी आत्मा लौटती है, 7:12 पर, उसी वक्त जब उसे मारा गया था। मैं तब चौकीदार था। मैंने देखा था पर कुछ नहीं किया, इसलिए मुझे वादा निभाना था, जब वो लौटे तो उसे रास्ता दिखाऊं। रवि चुप हो गया। हवा अब बहुत धीमी थी। और अब? उसने पूछा। अब वो गई, गजानन बोला, पर हर अधूरी आत्मा के पीछे कोई जिंदा इंसान होता है जो उसे बांधता है। तूने उसे छोड़ दिया, अब वो आजाद है। कुछ पल दोनों चुप रहे, फिर रवि बोला, अब तुम? गजानन ने मुस्कुराकर कहा, अब मेरा पहरा खत्म, अब मुझे किसी की रखवाली नहीं करनी। वो धीरे धीरे उठा। और मैं? रवि ने पूछा। गजानन ने उसकी ओर देखा। तू वो करेगा जो मैंने नहीं किया, सच बताना, गांव को डर से आजाद करना। रवि की आंखें भर आईं, पर कोई मानेगा नहीं। जरूरी नहीं कि सब माने, गजानन बोला। जरूरी यह है कि तू बोले। कभी कभी सच्चाई का काम है बस गूंजना, सुनना नहीं। हवा चली, बरगद के पत्ते हल्के हिले। रवि ने देखा, गजानन की आकृति धीरे धीरे धुंधली पड़ रही थी। बाबा, वो बोला, अगर मैं फिर डर गया तो? गजानन की आवाज आई, तो फिर याद रखना, डर वही जगह है जहां इंसान और आत्मा का फर्क मिटता है, बस वहां टिके रहना। अगले ही पल वो गायब था। बस मिट्टी पर उसकी छड़ी पड़ी थी, वही जिससे वो चौक पर रातें काटता था। रवि ने छड़ी उठाई और धीरे धीरे घर की ओर चला। सूरज अब पूरी तरह निकल चुका था। गांव के लोग चौक पर इकट्ठे थे। किसी ने पूछा, क्या सब ठीक है? रवि ने बस इतना कहा, हाँ, अब सब ठीक है, बस बरगद को मत छेड़ना, वो अब सो गया है। लोगों ने सिर हिलाया, कोई नहीं समझा, पर सब शांत हो गए। रवि घर पहुंचा। मीरा गहरी नींद में थी। उसका चेहरा अब पहले जैसा था, शांत, मासूम। रवि ने उसके सिर पर हाथ फेरा और बोला, अब कोई डर नहीं। वो बाहर गया, बरगद की तरफ देखा। घंटी वहीं लटकी थी, लेकिन अब जंग लगी थी। उसने आखिरी बार उसे देखा, फिर धीरे से फुसफुसाया, वादा पूरा हुआ। हवा में हल्की गंध थी, मिट्टी और रात की नमी की। रवि ने आंखें बंद की। उसे लगा कहीं दूर से कोई आवाज आई, धन्यवाद बेटा। उसने आंखें खोली, कुछ नहीं था, बस शांत चौक और सूरज की किरणें जो मिट्टी पर पड़ रही थीं। बरगद अब भी खड़ा था, लेकिन पहली बार उसकी छाया ठंडी नहीं लगी, बस हल्की, सुकून भरी। रात के समय जब गांव सो गया, रवि ने घर की घड़ी को दीवार पर टांगा। घड़ी अब चल रही थी, टिक टिक टिक, और उसके डायल पर सुई 7:13 पर थी। पहली बार 7:12 पार हो चुका था। सूरज ढल चुका था। चौक पर एक बार फिर वही सन्नाटा था, पर अब डर नहीं था, बस खालीपन। रवि बरगद के नीचे बैठा था, वहीं जहां कभी गजानन बैठा करता था। मिट्टी अब सूखी थी और घंटी हवा में हल्की सी झूल रही थी, जैसे थक कर सो गई हो। उसके हाथों में वही पुरानी डायरी थी, गजानन की लाल कवर वाली डायरी। पन्ने पलटते पलटते उसने देखा,
कि आखिरी पन्ने पर किसी ने नई लिखावट में कुछ जोड़ा था, अगर कोई लौटे तो उसे दोष मत देना, लौटना भी एक सजा है। रवि ने पन्ना बंद किया। उसके दिल में अजीब सी शांति थी। उसे अब समझ आ चुका था कि हर वो डर जो उसे रातों में जगाए रखता था, दरअसल किसी और की नहीं, उसकी अपनी आत्मा की गूंज थी। घर के भीतर मीरा अब भी सोई थी, पर अब उसकी सांसें धीमी धीमी थीं, जैसे हर सांस के साथ वो पुराने समय से दूर जा रही हो। रवि ने उसका सिर अपनी गोद में रखा और बोला, अब कुछ मत कहना, बस सो जाना, जब उठेगी तो सब कुछ नया होगा। वो बाहर निकला। आकाश में धुंधली चांदनी थी। उसने देखा बरगद के पीछे मिट्टी में कुछ हल्का चमक रहा था। वो गया तो वहां एक छोटी सी धातु की चाबी पड़ी थी, वही जो उसने दीवार की घड़ी में ठोकी थी। उसने उसे उठाया। इस बार वो गर्म नहीं थी, ठंडी, शांत, जैसे किसी ने उसका काम पूरा कर दिया हो। अचानक पीछे से आवाज आई, भैया। वो पलटा। मीरा दरवाजे पर खड़ी थी, आंखों में नींद और हल्की उलझन। मैं कहाँ थी? उसने पूछा। रवि मुस्कुराया, कहीं नहीं, और सब जगह भी। मीरा ने उसका हाथ थाम लिया। अब डर नहीं लगता। अब कभी नहीं लगेगा, रवि बोला, क्योंकि अब वो घंटी नहीं बजेगी। दोनों बरगद के नीचे जाकर बैठे। मीरा ने कहा, बाबा सच में चले गए? रवि ने आसमान की ओर देखा। तारे थोड़े थोड़े चमक रहे थे। हाँ, उसने कहा, पर उनका वादा यहीं रह गया। कौन सा वादा? कि जब गांव का डर मिटेगा तब हवा सीधी चलेगी। मीरा ने पत्तों की ओर देखा। हवा सच में अब सीधी बह रही थी। उसने मुस्कुराकर कहा, देखो, बाबा का वादा पूरा हो गया। कुछ पल दोनों चुप रहे। रवि ने कहा, जानती हो, मैं सोच रहा हूं कि इस चौक पर अब हर शाम मैं बैठा करूंगा जहां वो बैठते थे। मीरा हंसी। फिर लोग कहेंगे, वो चुपचाप बैठने वाला आदमी। रवि ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, शायद यही ठीक है, कोई ना कोई तो बैठा रहे, ताकि किसी को दोबारा लौटना न पड़े। बरगद की छाया अब गांव की दीवार तक नहीं पहुंचती थी। वो सिमटकर बस उस जगह तक रह गई थी जहां गजानन की छड़ी गड़ी थी। रवि ने वहां मिट्टी डाल दी ताकि हवा उसे उड़ा ना सके। रात गहरी हुई। दूर मंदिर की घंटी बजी, धीरे, एक बार, बहुत हल्की। रवि और मीरा दोनों ने उस ओर देखा। मीरा ने कहा, अब ये आवाज डरावनी नहीं लगती। रवि ने जवाब दिया, क्योंकि अब इसमें किसी का दर्द नहीं है। थोड़ी देर बाद दोनों घर लौटे। रवि ने दीवार की घड़ी पर नजर डाली। वो चल रही थी। सुइयां 11:47 पर थीं। उसने मुस्कुराकर कहा, देखो, अब समय आगे बढ़ गया है। मीरा ने हंसते हुए कहा, तो अब हमारी कहानी भी आगे बढ़ेगी। रवि ने गहरी सांस ली। हाँ, उसने कहा, अब ये घर डर की नहीं, यादों की रखवाली करेगा। रात का आखिरी पहर था। गांव के कोने कोने से नींद की सांसें उठ रही थीं। बरगद के पत्तों पर ओस की बूंदें जमी थीं और हवा सीधी बह रही थी, शांत, जैसे किसी ने लंबे समय के बाद राहत की सांस ली हो। कहीं दूर घंटा घर के भीतर एक हल्की धातु की गूंज हुई, टिक टिक टिक। पर इस बार वो डर की नहीं थी, जीवन की थी। रवि ने आंखें मूई और धीरे से कहा, अब कोई नहीं लौटेगा, क्योंकि अब कोई अधूरा नहीं रहा। बरगद की घंटी हवा में हिली, पर बिना आवाज के। बस हवा चली, धीरे, एकदम सीधी। रवि उस रात देर तक नहीं सोया। बरगद के नीचे की मिट्टी अब ठंडी और स्थिर थी, लेकिन मन के भीतर अब भी हल्की गूंज थी, वही जो हर रात 7:12 पर उठती थी। वो सोचता रहा, क्या सच में सब खत्म हो गया है, या बस अगला चक्र नींद में छिपा बैठा है। सुबह हुई। आसमान साफ था, पर गांव के कुछ लोग अब भी फुसफुसा रहे थे। रात को फिर घंटी बजी थी। नहीं, अब नहीं। अब तो वो आदमी बैठता भी नहीं वहां। कौन आदमी? वही चुपचाप बैठने वाला। रवि ने खिड़की से सुना, पर कुछ नहीं कहा। वो अब बोलना नहीं चाहता था। मीरा अब पूरी तरह ठीक थी। उसकी आंखों में अब कोई परछाई नहीं थी, बस एक नई चमक, जैसे वो जन्म लेकर लौट आई हो। उसने कहा, भैया, अब सब बदल गया है ना? रवि मुस्कुराया। हाँ, बस एक चीज को छोड़कर, वक्त। वो बोला, आज हम बरगद के नीचे चलेंगे, जहां सब शुरू हुआ था। मीरा ने हामी भरी। दोनों पहुंचे वहीं चौक पर, जहां कभी डर का पहरा था। अब वहां बच्चे खेल रहे थे। हवा सीधी बह रही थी, मिट्टी में हल्की गर्मी थी। मीरा ने कहा,
यहीं तो वो बैठता था। रवि ने सिर हिलाया। और अब ये जगह किसी पहरेदार की नहीं, किसी कहानी की है। मीरा ने चारों ओर देखा। तो अब ये कहानी खत्म? रवि ने धीरे कहा, कहानियां कभी खत्म नहीं होती, बस सुनने वाले बदल जाते हैं। उसी वक्त बरगद की जड़ के पास हवा चली। एक पत्ता टूटा और जमीन पर गिरते ही उसने हल्की आवाज की, टक। रवि झुककर देखता है। मिट्टी के भीतर कुछ धातु चमक रही थी। वो उंगलियों से खोदने लगा। एक पुराना बटन निकला, काले रंग का, पीतल का, और पीछे खुदा था, जीसी। मीरा ने पूछा, ये किसका है? रवि ने बटन हथेली पर रखकर कहा, गजानन चौकीदार का। दोनों कुछ पलों तक चुप रहे। रवि बोला, शायद उसने हमें संकेत छोड़ा है। क्यों? क्योंकि याद रखना भी कभी कभी पहरा होता है। वो चाहता था कि कोई उसे भूले नहीं, पर डरे भी नहीं। मीरा ने मुस्कुराकर कहा, तो अब तू पहरेदार है? रवि ने सिर हिलाया। हाँ, पर अब मैं डर का नहीं, कहानियों का पहरेदार हूं। सांझ ढली। गांव में लोग दिए जलाने लगे। चौक पर बच्चे भाग रहे थे। रवि और मीरा बरगद के पास बैठे रहे, चुपचाप। पर इस बार वो चुप्पी डर की नहीं थी, सुकून की थी। मीरा ने धीरे से कहा, भैया, अगर कभी फिर घंटी बजे? रवि ने कहा, तो हम कहानी सुनाएंगे। डर को शब्द दे दोगे तो वो डर नहीं रहता। रात गहराने लगी। घड़ी ने 8 बजने का इशारा किया। बरगद के नीचे हवा फिर से थोड़ी तेज हुई, जैसे किसी ने दूर से धीरे से कहा, धन्यवाद। मीरा ने हैरानी से रवि की तरफ देखा। तूने सुना? रवि ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, कहानियां हमेशा धन्यवाद कहती हैं, बस धीरे से। कुछ पल बाद मीरा सो गई। रवि ने उसे चारपाई पर लेटाया और खिड़की से बाहर देखा। घड़ी अब 7:12 से आगे निकली थी, 7:45। वो हंस पड़ा। देखो गजानन बाबा, समय आगे बढ़ गया। उसने खिड़की बंद की और धीरे से कहा, अब किसी को लौटना नहीं है। अब सब यहीं रहेंगे, कहानी की तरह। बाहर बरगद की छाया धीरे धीरे चौक के बीच तक आ गई। पत्तों से गुजरती हवा ने बहुत धीमे स्वर में घंटी को छुआ, बस इतना कि वो हल्के से डोली पर आवाज न निकली। रवि ने आंखें मूंदी और पहली बार कई सालों में उसे नींद आई, गहरी, शांत और बिना डर की। बरगद के नीचे अब कोई नहीं बैठता, पर कभी कभी रात की हवा सीटी जैसी आवाज करती है, जैसे कोई कह रहा हो, जागते रहो, क्योंकि अब डर नहीं, कहानियां चलती हैं। और यही थी वो रात जब चुपचाप बैठने वाला आदमी कहानी से हकीकत में बदल गया, पर इस बार डराने के लिए नहीं, याद दिलाने के लिए। रात का सन्नाटा अब डरावना नहीं था, बस गहरा था। ऐसा सन्नाटा जिसमें मिट्टी की गंध घुली हो और हवा में पुराने वादों की फुसफुसाहट। रवि बरगद के नीचे अकेला बैठा था, हाथ में वही पुरानी डायरी और बगल में लालटेन। गांव अब उसे पहचानने लगा था। वो आदमी जो हर शाम चौक पर बैठता है, बिना कुछ बोले। लोग अब नहीं डरते थे, बस धीरे से सिर झुकाकर निकल जाते, जैसे किसी सम्मानित रक्षक के पास से गुजर रहे हों। बरगद के ऊपर एक कौआ बैठा था, जो हर शाम वहीं आता। शायद वही था जिसने गजानन को आखिरी बार देखा होगा। रवि ने धीरे से कहा, अब कोई नहीं लौटेगा, न बाबा न मीरा। हवा ने उसके बालों को हल्का छुआ, जैसे कोई अदृश्य हाथ आशीर्वाद दे रहा हो। तभी पीछे से कदमों की आवाज आई। मीरा थी। अब उसकी चाल में न डर था न बेचैनी। वो मुस्कुराई। भैया, फिर आ गए? हाँ, रवि बोला, अब यही मेरा ठिकाना है। हर दिन, जब तक कोई और डर सुनाने वाला ना मिल जाए। मीरा ने मिट्टी पर बैठते हुए कहा, तू अब चुपचाप बैठने वाला आदमी बन गया है। रवि हंस पड़ा। शायद यही मेरा नाम रह जाएगा, चुपचाप बैठने वाला आदमी। पर क्यों? मीरा ने पूछा। अब तो सब ठीक है। रवि ने आसमान की तरफ
बरगद के नीचे की मिट्टी अब हरी हो चली थी। पुराने डर की जगह अब जंगली घास उग आई थी, जैसे जमीन ने अपने घाव खुद भर लिए हों। गांव के लोग अब चौक से गुजरते हुए हंसते थे, डरते नहीं। वहां अब हर हफ्ते कोई न कोई अपना दिया रख जाता, बिना वजह, बस शांति के लिए। रवि अब वही आदमी था जो हर शाम चौक पर आता, एक कंबल बिछाता और चुपचाप बैठ जाता। लोग अब उसे देखकर डरते नहीं, बल्कि आकर पूछते, बाबा आज कौन सी कहानी सुनाओगे? और वो बस मुस्कुराता, आज नहीं, आज हवा खुद सुनाएगी। धीरे धीरे ये चौक शांत चौक कहलाने लगा। कभी जहां मौत और डर की छाया थी, अब वहां बच्चे खेलते और लोग दिए जलाते। मीरा अब स्कूल में बच्चों को कहानी सुनाना सीखा रही थी। हर शाम वो अपने छात्रों से कहती, कहानी का मतलब सिर्फ सुनाना नहीं, किसी और के डर को बांटना होता है। जब बच्चे पूछते, मैडम ये आपने कहाँ सीखा? तो वो मुस्कुराकर कहती, मेरे भैया ने सिखाया था, वो चुपचाप बैठने वाले आदमी। रवि की आदत अब पहले जैसी हो गई थी। वो सुबह सूरज उगने से पहले उठता, बरगद की सफाई करता, मिट्टी पर थोड़ा पानी छिड़कता और वहां एक छोटा दीप रख देता। दीप हमेशा 7:12 पर जलता, ना ज्यादा पहले न बाद में। किसी को नहीं पता क्यों, पर रवि कभी 1 मिनट भी आगे पीछे नहीं करता था। एक दिन बरसात की पहली शाम थी। हवा भारी थी, आसमान में बादल गरज रहे थे। रवि चौक पर पहुंचा, सब सूना था। उसने बरगद के नीचे वहीं दीप रखा, लेकिन इस बार हवा कुछ अलग थी। उलटी नहीं, सीधी भी नहीं, बस गोल घूम रही थी, जैसे किसी पुराने रास्ते को याद कर रही हो। उसने लालटेन जलाकर अपने सामने रखी डायरी खोली। अचानक पन्नों के बीच से वही नीला फूल गिरा जो कभी गजानन ने छोड़ा था। अब वो सूख चुका था, पर उसकी पंखुड़ियां अब भी नीली थीं। रवि मुस्कुराया, बाबा तू फिर आया? उसने धीरे से कहा। हवा ने दिए की लौ को हल्का झटका दिया, बस इतना कि वो बुझी नहीं, बस डोली। तभी पीछे से किसी बच्चे की आवाज आई, बाबा कहानी सुनाओ ना। रवि ने पलट कर देखा। 2 छोटे बच्चे खड़े थे, मिट्टी में नंगे पैर, भीगे हुए। उसने पूछा, कौन हो तुम? एक बोला, हम गांव के नए बच्चे हैं, स्कूल में मीरा मैडम आपकी बात करती हैं। दूसरा बोला, कहती हैं आपकी कहानियों से डर भाग जाता है। रवि ने हंसते हुए कहा, तो बैठो। दोनों बच्चे मिट्टी पर बैठ गए। रवि ने कहा, आज की कहानी उस आदमी की है जो चुपचाप बैठा रहता था। लोग समझते थे वो किसी का इंतजार कर रहा है, पर असल में वो वक्त का पहरा दे रहा था, ताकि किसी और का डर लौट ना आए। बच्चे ध्यान से सुन रहे थे। हवा अब बहुत हल्की थी, बरगद के पत्ते भी सुन रहे थे। रवि बोला, एक दिन जब उसका काम पूरा हो गया, वो हवा बन गया। अब वो किसी एक जगह नहीं बैठता, बल्कि हर जगह होता है जहां डर को शब्द मिलते हैं। एक बच्चे ने पूछा, फिर वो लौटेगा क्या? रवि ने मुस्कुराकर कहा, शायद नहीं, क्योंकि अब किसी को लौटना नहीं है। अब सब अपनी कहानी खुद लिखते हैं। बिजली चमकी, बारिश तेज हो गई। बच्चे उठे, बाबा अब हम घर जाएं? हाँ, लेकिन याद रखना, रवि ने कहा, कभी किसी को अकेले डरने मत देना, बस सुन लेना, कहानी वहीं से शुरू होती है। दोनों बच्चे भाग गए। रवि ने आखिरी बार बरगद की ओर देखा। पत्ते बारिश से भीग रहे थे, पर अब उनमें कोई अंधेरा नहीं था। वो उठने लगा, पर तभी मिट्टी से हल्की सी रोशनी निकली। उसने झुककर देखा, वो वहीं चाबी थी। वो मुस्कुराया, अरे तू तो चली गई थी। उसने चाबी उठाई और बरगद के नीचे पत्थर में रख दी। अब किसी को खोलना नहीं है, उसने फुसफुसाया। अब ये चाबी कहानी की है, डर की नहीं। बारिश थम चुकी थी, हवा शांत थी। रवि ने धीरे से कंबल लपेटा और बोला, अब वादा निभ गया बाबा। दीपक अब भी जल रहा था, 7:12 से आगे, अब 7:13 पर। बरगद की घंटी ने बहुत हल्की, लगभग अदृश्य ध्वनि की, टन, और उस ध्वनि के साथ रवि की आंखें बंद हो गईं। वो वहीं बैठा रहा, कंबल में लिपटा, शांत, जैसे नींद में कोई पहरेदार फिर से अपनी ड्यूटी पर लौट गया हो। सुबह जब गांव वाले आए तो उन्होंने बस इतना देखा, दीप अब भी जल रहा था और बरगद की जड़ पर मिट्टी में खुदे नए शब्द। यह कहानी यहीं सो गई। सुबह का धुंधल का था, आसमान में हल्की नीली रेखा उभर रही थी। गांव के लोग जाग रहे थे, कोई चूल्हा जलाता, कोई गायों को खोलता, कोई बस चौक की ओर देखता, जहां अब भी बरगद खड़ा था
और उसके नीचे वो कंबल पड़ा था, पर आदमी नहीं था। रवि उस रात लौटकर घर नहीं गया था। मीरा ने सुबह जब खिड़की खोली तो बरगद के नीचे जलता दीप देखा। अभी भी टिमटिमा रहा था। वो दौड़कर नीचे पहुंची। दीप के पास वही लालटेन पड़ी थी और पास में रवि की डायरी। उसने कांपते हाथों से खोली। पहले ही पन्ने पर लिखा था, कहानियां मरती नहीं, बस रूप बदलती हैं। अगर मैं लौटूं तो डर मत, मैं बस हवा बनना चाहता हूं, गजानन की तरह। मीरा की आंखों से आंसू बह निकले। बरगद की शाखाओं पर हल्की धूप पड़ी और उसी पल हवा चली, सीधी, कोमल, बिना आवाज की। मीरा ने ऊपर देखा। पत्ते हिल रहे थे, पर किसी ने छुआ नहीं था। वो फुसफुसाई, भैया। हवा ने जवाब दिया, जैसे किसी ने बहुत धीरे कहा हो। अब डर नहीं, सिर्फ कहानी। गांव में उस दिन अजीब सी शांति थी। लोगों ने चौक पर जाकर देखा, बरगद की जड़ पर जहां यह कहानी यहीं सो गई लिखा था। उसके ठीक नीचे मिट्टी थोड़ी ऊंची थी, जैसे किसी ने रात में वहां कुछ दबा दिया हो। किसी ने कुछ नहीं छेड़ा। सब समझ गए, कुछ बातें मिट्टी में रहनी ही चाहिए। उस दिन से चौक का नाम बदल गया। अब लोग उसे कहते हैं कहानी वाला चौक। शाम होते ही बच्चे वहां इकट्ठे होते और मीरा उन्हें कहानी सुनाती। एक आदमी था जो हर शाम चुपचाप बैठता था। लोग कहते थे वो किसी का इंतजार करता है, पर असल में वो अपने डर की रखवाली करता था। और जब उसका डर खत्म हुआ तो वो हवा बन गया, ताकि कोई और डर अकेला न रह जाए। बच्चे हर बार ताली बजाते, पर जब मीरा रुकती तो हवा थोड़ी तेज बहती, जैसे कोई पुराना दोस्त कह रहा हो, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। बरगद अब बूढ़ा हो चुका था, पर उसमें अब भी जान थी। कभी कभी रात में जब 7-12 बजते तो उसकी घंटी अपने आप हिलती, बस एक बार, और लोग कहते, रवि बाबा का समय देखने आया है। मीरा ने घड़ी दीवार पर टांग रखी थी, वहीं पुरानी। अब वो हर दिन चलती थी, और जब सुई 7:12 पर पहुंचती तो थोड़ी देर रुक जाती, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ती, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे हल्का धक्का दिया हो। उसने कई बार देखा, हर बार मुस्कुरा दी। वो अब भी पहरा दे रहा है। वो कहती, बरगद की जड़ के पास अब एक पत्थर रखा था, जिस पर खुदा था। यहां डर नहीं, कहानी सोती है। गांव वाले वहां फूल रखते, और जब हवा चलती तो लगता जैसे कोई फुसफुसा रहा है। कहानियां कभी मरती नहीं, बस सुनाने वाला बदल जाता है। कई साल बीत गए। मीरा बूढ़ी हो गई। बच्चे अब बड़े होकर अपने गांव से बाहर चले गए, पर जब भी कोई लौटता वो चौक जरूर जाता। वहां बैठकर कुछ पल चुप रहता, बिना बोले, बिना कुछ मांगे। और जब हवा चलती तो सबको लगता कोई पास आकर सिर पर हाथ रख गया। रातों में जब घड़ी 7:12 बजाती तो बरगद की घंटी अब भी हल्की सी डोलती। टन, बस एक बार, न डराने के लिए न जगाने के लिए, बस याद दिलाने के लिए कि कोई था जिसने डर को कहानी में बदला था। कभी कभी कोई बच्चा पूछता, दादी, वो चुपचाप बैठने वाला आदमी सच में था? मीरा मुस्कुराती और कहती, हाँ, पर वो अब मिट्टी नहीं, हवा है, और जब तू सांस लेता है वो तेरे साथ चलता है। बरगद की छाया अब भी वहीं है, दीप अब भी जलता है, और हर शाम जब सूरज ढलता है हवा सीधी चलती है, जैसे कोई पुराना पहरेदार फिर से ड्यूटी पर लौट आया हो। और वहीं चौक के बीच बरगद की जड़ पर अगर तुम कान लगाओ तो बहुत धीमी पर साफ आवाज सुनाई देती है। वादा पूरा हुआ। अगर आप अभी तक इस वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं तो इसका मतलब है कि आपको यह सच में पसंद आया। तो इसे अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि और लोग भी इन कहानियों की मदद से सुकून भरी नींद पा सकें। वीडियो के अंत में कुछ खाली हिस्सा है, लेकिन उसे छोड़कर वीडियो बंद मत कीजिए। जब दर्शक बीच में ही वीडियो बंद कर देते हैं तो YouTube को लगता है कि हमारी वीडियो बेकार है, और YouTube हमारे वीडियो को नए लोगों तक भेजना बंद कर देता है, जिससे मेरा और मेरी टीम का मनोबल कम होता है। और जब हमारी वीडियो अच्छी परफॉर्म करती है तो हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए अच्छी और सुकून भरी कहानियां लाने का। आप हमारे वीडियो को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में योगदान दे सकते हैं। अपने मोबाइल का वॉल्यूम थोड़ा कम कर दीजिए, फ़ोन साइड में रख दीजिए, आंखें बंद कीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए और इस वीडियो के साथ आराम से सो जाइए। शुभ रात्रि।